गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे। आज हमने कंडक्ट किया था डेली एनडीए टेस्ट पेपर नंबर 6 और इस पार्टिकुलर सेशन के अंदर में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के पेपर में बच्चों के स्कोर्स काफ़ी अच्छे रहे थे क्योंकि जो हाईएस्ट स्कोर था वो था 14 आउट ऑफ 20 और उसके बाद 12 भी किसी ने स्कोर किया था, 10 भी किसी ने स्कोर किया था एंड देन उसके बाद सिंगल डिजिट वाले थे। तो आई थिंक अब तुम्हें कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, तुम उस पैटर्न को पकड़ पा रहे हो जो एक्चुअली तुम्हारा एग्जाम पैटर्न है और जिस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको करने का सही तरीका। तो आई होप कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो तुम लोगों ने कर ही लिया होगा, बट फिर भी एक ओवरऑल डिस्कशन ऑफ द पेपर कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे आज के पेपर के सबसे पहले क्वेश्चन से। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है जो कि आज के पेपर में आया था वो है कि तुम्हारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में तुमको बताया गया। क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर के एंड 2k, मतलब एक रूट दूसरे रूट का डबल है, या फिर इसको हम लोग कल वाले क्लास के शॉर्टकट के साथ में भी मिला सकते हैं। मैंने तुम लोग को एक शॉर्टकट बताया हुआ है कि अगर तुम्हारा एक रूट दूसरे का डबल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि रूट्स का जो रेशियो है वो m/n है, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से 2:1 है। और ऐसे केसेस में m और n का इस abc के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है एंड दैट रिलेशन इज mnb² इज इक्वल्स टू m प्लस n का होल स्क्वायर इंटू ac। तो अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, m और n तो हमें मिल ही चुका है 2 और 1, तो उसको सीधा यहां फॉर्मूला में पुट कर दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। k और 2k हमें सिर्फ ये आइडिया दे रहा है कि जो रेशियो ऑफ द रूट्स है अल्फा और बीटा का जो रेशियो है दैट इज गोइंग टू गिव मी 1:2 या फिर 2:1 अगर हम लोग आगे पीछे कर लें तो 2b² इज इक्वल्स टू 2 + 1 का होल स्क्वायर इंटू ac और तुम्हारा आंसर हो जाता है 2b² इक्वल्स टू 9ac और ये अवेलेबल है बी ऑप्शन में, तो सीधा इसका आंसर हो गया बी। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग यहां देख रहे हैं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू 0, तुम्हारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स तुम्हें दिए हुए हैं p एंड q। अब हमें बताना है एक ऐसे इक्वेशन को, या हमें फाइंड करना है एक ऐसे इक्वेशन को जिसके रूट्स होने चाहिए p² q एंड pq²। तो सबसे पहले यहां से सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स हो गया -a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया b। तो ये हो गया हमारा p प्लस q एंड pq की रेस्पेक्टिव वैल्यू। अब जो इक्वेशन तुम बनाना चाहते हो उसके रूट्स तुम्हें दिए हुए हैं, तो हम लोग को ये पता है कि जब रूट्स हमें पता है तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना होता है दैट इज x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, जो कि यहां पे मुझे दिख रहा है p² q प्लस pq² इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया p³ q³ इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहां से pq कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा p प्लस q होल मल्टीप्लाइड विथ x और इसको तुम लिख सकते हो pq का होल क्यूब। अब तुम्हारे पास ऑलरेडी p प्लस q और pq की वैल्यूज अवेलेबल है, बस उसको उठा के यहाँ पे पुट करना है। तो ये मेरे ख्याल से pqb और ये -a, तो ये बन गया प्लस abx और यहाँ पे pqb b का होल क्यूब करेंगे तो b³। तो ये तुम चेक कर लो किस ऑप्शन में है। तो आई थिंक दैट यू कैन सी वेरी इजिली तुम्हारा ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन, x² प्लस abx प्लस b³ इक्वल्स टू 0। ये भी इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो इसमें मैंने देखा अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा था दोबारा, तो यहां पे मुझे दो ऑप्शंस पे लग रहा है कि सही होगा, तो एक बार फिर से करके देख लेते हैं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग स्टेप होता है वो यही होता है कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दिख रही है उसको 1 बनाना होता है और उसको 1 बनाने के लिए यू हैव टू डिवाइड दैट 2m + 1 ऑन बोथ द साइड्स। तो स्टार्ट करते हैं। m + 2 के नीचे आ गया 2m + 1 विथ साइन थीटा और 2m - 1 के नीचे में भी आ गया 2m + 1 इंटू कॉस थीटा और ये 2m + 1 से डिवाइड होके 1 हो गया। अब हम लोगों को जो आइडेंटिटी पता है वो होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। तो तुम खुद सोचो कि अगर ये साइन थीटा है तो इसको भी साइन थीटा बनना पड़ेगा।
और अगर यहां cos स्क्वायर थीटा है और ये cos थीटा है तो इसको cos थीटा बनना पड़ेगा। दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू हो गई m+2/2m+1 और cos थीटा की वैल्यू हो गई 2m-1/2m+1। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि tan थीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, क्योंकि अगर मैं यहां से इसको डिवाइड करके tan थीटा निकालूं तो tan थीटा का एक्सप्रेशन आ गया है मेरे पास में m+2/2m-1। तो अब हम लोग को सिर्फ ये चेक करना है कि m के जगह अगर मैं कुछ वैल्यूज पुट करूं तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन मेरे सेटिस्फाई होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, m को वैल्यू देते हैं 1 की। अगर मैं m को 1 वैल्यू देता हूं और यहां पुट करता हूं तो ये बन जाता है 3/1। ये तो ऑप्शन में नहीं है इसलिए छोड़ दो इसको। अब अगर मैं m के जगह 2 पुट करता हूं तो ये बन जाता है tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 + 2 दैट इज 4, 2 × 2 - 1, 4 - 1 हो गया 3। ये ऑप्शन मुझे यहां पे दिख रहा है बी में। लेकिन एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं, दैट इज m = 3, क्योंकि मुझे यही अभी मैंने चेक किया तो यहां पे 3 + 2/2 × 3 - 1 करने पे मुझे मिल रहा है 5/, ये 5/5 हो जा रहा है। ओके ठीक है, फिर हमारा एक ही आंसर सही होगा, दैट इज बी ऑप्शन, क्योंकि और इसके आगे वैल्यूज डालने पे कुछ नहीं मिलने वाला। सो करेक्ट आंसर इज बी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ट्रिग्नोमेट्री का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा वैल्यू पुटिंग से ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा अगर हम लोग इसको नॉर्मल मेथड से करें। तो हमारे पास में x की वैल्यू दे रखी है sec phi - tan phi और y की वैल्यू दे रखी है cosec phi + cot phi। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधी सी बात है, phi को तुम वैल्यू दे दो 45 डिग्री का। इससे सबसे पहले x की वैल्यू आएगी, sec 45 होता है √2 और tan 45 होता है 1, तो x की वैल्यू आ गई √2 - 1। और यही 45 डिग्री जब तुम यहां डालते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी, cosec 45 होता है √2 और cot 45 होता है 1, तो x और y तुमको मिल गया। अब तुमको चेक करना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन x और y के बीच में सही रिलेशन बताता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। इसमें हमें दिया हुआ है x = y + 1/y - 1। x की वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में √2 - 1 है। अब राइट हैंड साइड में जाते हैं तो y की वैल्यू निकाली हुई है मैंने √2 + 1 + 1/√2 + 1 - 1। तो ये हो गया √2 + 2 और ये दोनों कट के हो गए √2। अब ज्यादा से ज्यादा मैं इसमें से अगर कुछ कॉमन भी लेना चाहूं तब भी मैं इसको ये तो नहीं प्रूफ कर पाऊंगा कि ये √2 - 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन मेरा सही नहीं है। अब सीधा चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है x = y - 1/y + 1। अगेन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो कि x के इक्वल है तो वो तो √2 - 1 है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि मेरा राइट हैंड साइड भी √2 - 1 के इक्वल है बाय यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ y, जो कि यहां पे मुझे दिख रहा है, तो इसको पुट कर देते हैं यहां पे √2 + 1 - 1 और ये बन गया √2 + 1 + 1। अब ये दोनों कट गए, नीचे में आ गया √2 + 2। अब इसको ऐसा करो, रैशनलाइज करने के लिए √2 - 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 2 - 2 √2 और नीचे आ जाएगा खाली -2। अब जरा इसको मैं अगर कट कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है -1 + √2 जो कि x के इक्वल आ रहा है, क्योंकि x जो कि लेफ्ट हैंड साइड में था उसकी भी वैल्यू थी √2 - 1 और अभी भी तुम्हारा आ गया है √2 - 1। तो और किसी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, बी इज योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का, और इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको वहां पे जितने फॉर्मूलास मैंने पढ़ाए थे वो सब याद होने चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग लाइन तो तुम गेस कर लोगे कि अगर 3 वैल्यूज हैं ए बी एंड सी और तीनों ही वैल्यूज एपी में हैं तो इसका कंडीशन होता है 2b = a + c। इसको संभाल के रख लो, ये जरूरत पड़ने पे हम लोग यूज करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, दैट इज sin a/2 × sin c/2 होल अपॉन में sin का b/2। अब हम लोगों ने सबने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो sin a/2 का फॉर्मूला होता है होल अंडर रूट में s - b × s - c अपॉन में bc। अब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रूट को एक्सटेंड कर लो, इसके रूट को भी हम मिला देते हैं, तो ये हो गया s - a × s - b अपॉन में ab। और नीचे से ये sin b/2 का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ये बन जाएगा s - c × s - a अपॉन में ca। अब या तो तुम यही कटिंग कर लो या फिर इसको ऊपर भेज के कटिंग कर लो, क्योंकि ओवरऑल में को रूट के साइन को एक साथ ही करना है, तो ऐसा करते हैं ऊपर ही भेज देते हैं। तो ऊपर क्या है हमारे पास s - b, s - c, s - a, s - b, मैंने सारी वैल्यूज लिख दी, और नीचे है bc × ab।
अब ये जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा सी ए, और नीचे आके बैठ गया तुम्हारा एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी। अब देखो सबसे पहले एस माइनस ए कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, सी और ए भी कैंसिल हो गया। अब रूट के नीचे तुमको 2 बार एस माइनस बी देखने को मिल रहा है मल्टीप्लीकेशन में, तो जब ये बाहर निकलेगा तो खाली एस माइनस बी हो जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर में रूट के नीचे बी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी एक भी बाहर निकाल देगा। अब ये काफी सिंप्लीफाई हो गया। अब एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस बी, और इसके भी अपॉन में बी। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा a प्लस सी माइनस बी अपॉन में 2b, और अब टाइम आ गया इस रिलेशन को यूज करने का जो कि हमने यहां निकाला हुआ है, a प्लस सी 2b के इक्वल है, तो 2b माइनस बी b अपॉन 2b, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर हो गया 1/2 जो कि मेरे बी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप ये समझ में तब आ जाएगा जब तुमको वो फॉर्मुलाज याद हो जाएंगे। अब अगेन एक और क्वेश्चन आ रहा है इसी चैप्टर का, यहां पे तुमको दिया हुआ है कि तुमको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा आंसर, मतलब साइड्स के टर्म्स में आंसर उसने कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं यहां से, 1 प्लस कॉस सी को आगे लिख दो और कॉस ए माइनस बी को पीछे कर लो, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, और अपॉन में जो है उसमें कॉस बी को आगे कर लो, और फिर यहां पे हम लोग लिख देंगे कॉस ए माइनस सी। अब ये करके क्या होगा देखो ध्यान से, 1 प्लस लिखा, कॉस लिखा, इस सी के जगह में लिख दो 180 माइनस ए प्लस बी, क्योंकि ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम 180 होना है, जिसमें से सी पे तुम फोकस कर रहे हो तो सी क्या हो जाएगा 180 माइनस ए प्लस बी। बाकी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज बैठा है कॉस ए माइनस बी। अब यही सेम काम नीचे भी करना है, 1 प्लस कॉस 180 माइनस, अभी बी को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस सी, और यहां पे लिखा हुआ है कॉस ए माइनस सी, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम सब लोग को एक चीज और पता है कि कॉस का 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, और फिर इसी तरह से नीचे में आ गया 1 माइनस कॉस ए प्लस सी इंटू कॉस ए माइनस सी। आई होप तुम लोगों को ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि अगर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी एक साथ है तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये फॉर्मूला ऊपर और नीचे दोनों जगह में यूज करना है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। प्लस क्यों हो गया, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, और सेम उसी तरीके से यहां पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, और ये तो सबको ही पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो साइन स्क्वायर ए होता है, तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, और नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। तो इसको साइन रूल से साइन ए को रिप्लेस कर सकते हैं ए के से, तो ये टोटल हो जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर, जिसमें से मैंने के को कॉमन ले लिया है, और यहां पे के स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे फिर उसी तरह से के स्क्वायर ए स्क्वायर, जिसमें से के स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, और साइन स्क्वायर सी के जगह में के स्क्वायर सी स्क्वायर। अब तुम देख सकते हो तुम्हारा आंसर आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि तुम्हारे डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इनवर्स का क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा उसने सम अप टू इंफिनिटी फॉर अ जीपी का भी फॉर्मूला यूज किया है। अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि जीपी में सम अप टू इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। अब तुम बोले सर ये कहां पे है, तो ये देखो इनवर्स के अंदर में जो टर्म्स का समेशन किया हुआ है, जैसे ही मैं उसको लिखूंगा तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट। तो यहां पे तुमको दिख रहा होगा कि ये जो सीरीज जारी है ये अप टू इंफिनिटी जारी है, और यहां पे हर टर्म के बीच का जो कॉमन रेशियो है वो -x/2 का है। तो अंदर में अगर मैं अपना इंफिनिटी का सम अप टू इंफिनिटी के जीपी के लिए फॉर्मूला बनाऊं तो ये फॉर्मूला का फर्स्ट टर्म होता है a, दैट इज यहां पे है x, 1 माइनस कॉमन रेशियो -x/2 है तो ये +x/2 हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू π/6 के इक्वल है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 ऊपर चला गया, 2x अपॉन 2 + x इज इक्वल्स टू π/6। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये साइन इनवर्स यहां कूद के आएगा, और आंसर बन गया 2x अपॉन 1 + x इज इक्वल्स टू sin 30 विच इज 1/2। अब यहां से x सॉल्व करना है तो 4x इज इक्वल्स टू 1 + x, 3x की वैल्यू आ गई 1। आई थिंक यहां पे तुम्हारा आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं गलती कहां पे हो गई है। ये रह गया x 1 - x/2, तो ये +x/2 हो गया।
तो 2 प्लस एक्स है, 2x यहां पे रह गया, 2x, अच्छा यहां 2 था, सॉरी यहां 2 था, तो ऑब्वियस सी बात है यही डिफरेंस क्रिएट कर रहा था, तो x की वैल्यू आ गई 2/3 और 2/3 तुम्हारे पहले ही ऑप्शन में है, सो करेक्ट आंसर इज ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगेन तुम्हारा क्वेश्चन इनवर्स का ही है और ये उसके मुकाबले काफी इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन को देखेंगे एक बार। इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है 3 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई। तो ऐसा करो 3 tan इनवर्स x का एक tan इनवर्स x चुरा के अलग कर लो। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि हम लोग सबको पता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो होता है वो π/2 होता है। तो अगले ही स्टेप में मैं क्या करूंगा, 2 tan इनवर्स x प्लस π/2 लिखूंगा और वो π/2 उसके अगले स्टेप में राइट हैंड साइड में जाके पाई के साथ माइनस हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, जो कि अगले ही स्टेप में tan इनवर्स x की वैल्यू दे देगा मुझे π/4। तो यहां से x निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, tan π/4 हो गया जिसकी वैल्यू होती है 1। तो दैट यू कैन सी बी इज योर करेक्ट आंसर। सीधा सीधा आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि तुमको जो वर्टेक्स पॉइंट दिए हुए हैं ट्रायंगल के, अगर तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। और अगर मान लो वो नहीं भी पता है तो तुम ये सोच के चलो कि जब तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से इनके वर्टेक्स को लेके ट्रायंगल के साइड्स का डिस्टेंस निकालोगे, सपोज कर लो ये मेरा ट्रायंगल है, इसमें एक वर्टेक्स है 1, ये पीछे चला गया एक सेकेंड, इसमें एक वर्टेक्स तुमको दिया हुआ है 1,0। अब ट्रायंगल बना लो एक बार। सपोज कर लेते हैं दिस इज योर एबीसी ट्रायंगल जिसका एक वर्टेक्स है 1,0, दूसरा वर्टेक्स दिया हुआ है -1/2 √3/2 और तीसरा वर्टेक्स दिया हुआ है -1/2 -√3/2। वैसे तो तुमको ये याद रख लेना चाहिए, लेकिन अगर तुम ए बी बी सी और ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो यू विल फाइंड दैट ऑल द 3 डिस्टेंसेस टू बी इक्वल। और जैसे ही तुमको ये बात पता चली तो तुम्हें ये पता चल गया कि ये ट्रायंगल जो है वो तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर वो जो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, पॉइंट नंबर 1 सेंट्रॉइड, पॉइंट नंबर 2 ऑर्थो सेंटर, पॉइंट नंबर 3 सर्कम सेंटर एंड पॉइंट नंबर 4 इन सेंटर, ये चारों के चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पे एक ही जगह कोइंसाइड करते हैं। तो अगर तुम्हें ये प्रूफ करने के बाद पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, तो चूंकि ये सारे के सारे पॉइंट एक ही जगह हैं तो उनके बीच का कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा, बिकॉज दे ऑल कोइंसाइड इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका सही आंसर होगा 0। बाकी ये जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, दैट यू कैन चेक फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, यू विल फाइंड दैट ऑल द 3 डिस्टेंसेस विल बी इक्वल। अब ये प्रॉपर्टी याद रखना, आगे जाके हो सकता है तुमको मेन पेपर में ये क्वेश्चन की तरह मिल जाए। अब ये आखिरी क्वेश्चन सर्कल का है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से फिनिश करते हैं इसको। इसमें तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास एक सर्कल है x² + y² - 6x + 2y = 0। तो सोचो कि ये सर्कल है ये वाला, और इसके डायमीटर की इक्वेशन तुम्हें दे रखी है। अब डायमीटर जो है वो सेंटर से तो पास करेगा ही करेगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, जो कि -g - f की वजह से हो जाएगा 3, -1। अब डायमीटर की जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको ये सेंटर वाला कोऑर्डिनेट जरूर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि डायमीटर सेंटर से ही पास करता है। तो हम लोग अपने x और y के जगह ये वैल्यू को डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 2b + 7 = 0, जो कि बना देगा -2b = -10, और यहां से b की वैल्यू आ गई 5। तुम्हें b ही पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। और इसी के साथ तुम्हारा ये पेपर का डिस्कशन खत्म होता है। आई होप जो भी क्वेश्चन मैंने यहां पे भी समझाया